नमस्कार। आज तारीख है सोमवार 3 नवंबर 2025 और आपका स्वागत है हमारे आज के विश्लेषण में। कहते हैं न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। और आज हम न्याय प्रक्रिया और गोपनीयता से जुड़े एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का वो हालिया फैसला, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसने जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को उनके क्लाइंट्स के साथ हुई बातचीत पर पूछताछ के लिए बुलाने पर कुछ कह सकते हैं कि सीमाएं तय की हैं। हाँ, ये काफी चर्चा में है आजकल। हाँ, और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में इस पर एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया था, उसी के बेसिस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है आज इस फैसले की तह तक जाना, समझना कि आखिर ये वकील मुवक्किल विशेषाधिकार, ये अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज होता क्या है, और इस फैसले का कानूनी पेशे पर, जांच एजेंसियों के काम पर और ओवरऑल न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। और ये पूरा मामला जो है, जैसा हमने शुरू में कहा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, खासकर गवर्नेंस और लॉ वाले पेपर्स के लिए। हाँ बिल्कुल, ये फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल एक्टिविज्म और लॉ एनफोर्समेंट के बीच का जो बैलेंस है, उसे समझने के लिए बढ़िया केस स्टडी है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ सकता है। सही कहा। तो फिर चलिए इस कानूनी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में आखिर कहा क्या है, मतलब मेन पॉइंट क्या है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच थी इसमें। सीजेआई बीआर गवाई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया थे। उन्होंने ये फैसला एक स्वतः संज्ञान मामले में दिया, मतलब सुओ मोटो। कोर्ट ने खुद ही इस मुद्दे को उठाया था इसी साल जून में। अच्छा, कोर्ट ने खुद ही उठाया? हाँ, क्योंकि ये मसला गंभीर लग रहा था। और फैसले का जो सार है, जो निचोड़ है, वो ये कि पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी वकीलों को सिर्फ इसलिए समन नहीं भेज सकती कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ हुई गोपनीय बातचीत का खुलासा करें। मतलब अगर कोई वकील सिर्फ अपना प्रोफेशनल काम कर रहा है, लीगल सलाह दे रहा है, तो उस सलाह या बातचीत के बारे में पूछताछ के लिए उसे नहीं बुलाया जा सकता। ओके, ये तो काफी सीधा और स्पष्ट निर्देश है। पर कोर्ट के सामने सवाल क्या थे, मतलब किन मुद्दों पर कोर्ट ने विचार किया? हाँ, कोर्ट के सामने बेसिकली 2 बड़े सवाल थे। पहला, क्या किसी वकील को जो किसी केस में सिर्फ अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में है, मतलब बस वकालत कर रहा है, उसे जांच एजेंसी समन भेज सकती है? और दूसरा सवाल था कि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है जहां लगता है कि वकील की भूमिका सिर्फ सलाह देने से ज्यादा है, कुछ और इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या ऐसी स्थिति में अगर समन भेजा जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? मतलब कोर्ट उसे देख सकता है कि समन सही है या नहीं? अच्छा, इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द ये पूरा फैसला है। समझ गए। ये फ्रेमवर्क जानना जरूरी था। अब आते हैं उस शब्द पर जो बार बार आ रहा है, विशेषाधिकार या प्रिविलेज। ये अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज आखिर है क्या चीज? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल। देखिए, ये कानून का एक बहुत पुराना और कह सकते हैं कि बुनियादी सिद्धांत है। जैसे हम मानते हैं ना कि डॉक्टर और मरीज की बात कॉन्फिडेंशियल होती है, हाँ बिल्कुल। कुछ वैसा ही वकील और उसके क्लाइंट के बीच की बातचीत के लिए है। भारत में इसके लिए खास कानून है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। इसने पुराने 1872 वाले एक्ट की जगह ली है। इसकी धारा है 132, सेक्शन 132। ये साफ साफ कहती है कि एक वकील और उसके क्लाइंट के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो कोई सलाह हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई भी बातचीत हो, वो प्रिविलेज्ड है, मतलब गोपनीय है। ओके। उसे किसी तीसरे पक्ष के सामने बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इस धारा 132 की कुछ खास बातें भी हैं। एक तो ये कि ये सुरक्षा तब भी रहती है जब वकील का उस क्लाइंट के साथ काम खत्म हो गया हो। अच्छा, काम खत्म होने के बाद भी? हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि केस खत्म तो गोपनीयता भी खत्म, ये हमेशा बनी रहती है। दिलचस्प है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, मतलब हमेशा ये नियम लागू नहीं होता। 3 स्थितियां हैं जहां ये प्रिविलेज खत्म हो जाता है। अच्छा, कौन सी? पहला, अगर क्लाइंट खुद ही कह दे, मतलब सहमति दे दे कि हाँ ये बात बता दो। ठीक है, क्लाइंट की मर्जी से। हाँ। दूसरा, अगर वो बातचीत या सलाह किसी गैर कानूनी काम को करने या उसे बढ़ावा देने के लिए हुई हो, मतलब कोई क्राइम प्लान करने के लिए वकील से सलाह ली जा रही हो। समझ गया, मतलब इल्लीगल पर्पस। एग्जैक्टली। और तीसरा, अगर वकील अपने काम के दौरान, मतलब क्लाइंट से मिलते हुए या केस पर काम करते हुए, किसी अपराध को होते हुए देख ले। ओके, विटनेस बन जाए एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। तो
इन 3 सूरतों में ये विशेषाधिकार या प्रिविलेज लागू नहीं होता और इसी धारा के तहत वकील को इस बात से भी छूट है कि उसे कोर्ट में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसके और क्लाइंट के बीच क्या बात हुई थी। तो यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये जो प्रिविलेज है ये असल में किसके लिए है? वकील के लिए है कि उसे परेशानी ना हो, या क्लाइंट के लिए है कि उसकी बात गुप्त रहे? ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ये बहुत ही अहम सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस पर काफी जोर दिया है, इसे स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि ये विशेषाधिकार फंडामेंटली मुवक्किल यानी क्लाइंट के लिए है। ये उसके प्रभावी प्रतिनिधित्व के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए है। प्रभावी प्रतिनिधित्व का अधिकार, राइट टू इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। हाँ, इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति, चाहे उस पर कितने भी गंभीर आरोप क्यों ना हो, वो अपने वकील से बिना किसी डर के पूरी ईमानदारी से खुलकर बात कर सके। उसे डर ना हो कि जो वो वकील को बताएगा वही कल उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा। सही बात है, डर रहेगा तो कोई सच क्यों बताएगा? बिल्कुल। तो ये क्लाइंट का अधिकार है। इसका मकसद ये कतई नहीं है कि वकीलों को कोई स्पेशल इम्यूनिटी मिल जाए कि उन पर कोई जांच ही ना हो सके। अगर वकील खुद किसी गलत काम में शामिल है, किसी अपराध में भागीदार है, तो ये प्रिविलेज उसकी ढार नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्लाइंट के फेयर ट्रायल के अधिकार से जुड़ा है। पर अब सवाल ये है कि आखिर कोर्ट को खुद से, मतलब सुओ मोटो, इस मामले में दखल क्यों देना पड़ा? ऐसी क्या नौबत आ गई थी? हाँ, इसके पीछे हाल की कुछ घटनाएं थी जिन्होंने इस मुद्दे को एकदम फोकस में ला दिया। एक मामला था गुजरात हाई कोर्ट का। वहां एक लोन फ्रॉड का केस चल रहा था। उसमें जो वकील साहब आरोपी का बचाव कर रहे थे, उन्हें जांच अधिकारी ने पूछताछ के लिए समन भेज दिया। अच्छा, वकील को ही? हाँ, वकील ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने समन को सही ठहरा दिया। कोर्ट ने कहा कि वकील साहब जांच में सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए जांच रुकी हुई है। तो ये एक मामला था। दूसरा मामला जिसने शायद ज्यादा तूल पकड़ा, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी से जुड़ा था। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के 2 बहुत सीनियर वकीलों को समन भेज दिए थे, श्री अरविंद दातार और श्री प्रताप वेणुगोपाल। अरे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स को किस मामले में? यह मामला केयर हेल्थ इंश्योरेंस और रेलीगेयर एंटरप्राइजेस से जुड़ा था। रेलीगेयर की पूर्व चेयरपर्सन थी रश्मि सलूजा। उनको कुछ ईसॉप्स यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स दिए गए थे। ईडी उसी मामले की जांच कर रही थी और शायद इन वकीलों ने कंपनी को कोई कानूनी सलाह दी होगी। तो क्या हुआ फिर? क्या उन्हें पेश होना पड़ा ईडी के सामने? नहीं, ईडी ने बाद में वो समन वापस ले लिए। लेकिन ये जो कदम था, मतलब इतने सीनियर वकीलों को उनके क्लाइंट को दी गई सलाह के सिलसिले में समन भेजना, इसने लीगल फ्रेटर्निटी में, मतलब वकीलों के बीच, बहुत तीखी प्रतिक्रिया पैदा की। जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और भी कई कानूनी संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की। सबका यही कहना था कि भाई ये तो वकीलों को डराने जैसा है। इससे वकील आजादी से काम नहीं कर पाएंगे और अंत में नुकसान क्लाइंट का होगा, उसके निष्पक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार का होगा। इसी पूरी पृष्ठभूमि में, इसी माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया। समझ आता है कि कोर्ट को क्यों लगा कि इस पर स्थिति साफ करनी जरूरी है। तो जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो बार एसोसिएशन, मतलब वकीलों के जो संगठन है, और सरकार, दोनों का क्या कहना था? क्या तर्क थे दोनों तरफ से? बिल्कुल, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। बार एसोसिएशन का जो मुख्य आर्गुमेंट था वो ये कि वकीलों को इस तरह समन भेजना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कौन से मौलिक अधिकार? खासतौर पर आर्टिकल 19(1)G जो कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस करने की आज़ादी देता है, और आर्टिकल 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उनका कहना था कि अगर वकील को हमेशा ये डर लगा रहेगा कि क्लाइंट को दी गई सलाह पर कल उससे ही पूछताछ हो सकती है, तो वो अपना प्रोफेशन आज़ादी से कैसे निभाएगा। लॉजिकल पॉइंट है। उन्होंने एक और बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात उठाई। कहा कि जो कानून है, बीएसए की धारा 132, वो क्लाइंट की बातचीत को तो गोपनीय बताती है। हाँ, लेकिन अगर वकील को वो गोपनीय बात बताने के लिए मजबूर किया जाए तो वकील को क्या कानूनी सुरक्षा मिलेगी? इस पर कानून उतना साफ नहीं है। मतलब प्रिविलेज क्लाइंट का है, पर उसे निभाता तो वकील है, तो वकील की भी तो कोई सुरक्षा होनी चाहिए। सही बात है। तो क्या बार एसोसिएशन ने कोई हल सुझाया, इसका कोई रास्ता बताया? हाँ, उन्होंने एक पूरा सिस्टम सजेस्ट किया। उनका प्रस्ताव था कि भाई किसी वकील को सम्मन भेजने से पहले कई लेवल पर चेकिंग होनी चाहिए। पहले तो सम्मन जारी करने का फैसला मजिस्ट्रेट से अप्रूव होना चाहिए। अच्छा, मजिस्ट्रेट की मंजूरी। हाँ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर वकीलों की ही एक कमेटी हो,
मतलब पीयर रिव्यू कमेटी जो उस समन को देखे और तय करे कि क्या ये वाकई धारा 132 के जो अपवाद हैं उनके दायरे में आता भी है या नहीं। बाप रे, ये तो काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया हो जाती, कई सारे लेयर्स ऑफ स्क्रूटनी। बिल्कुल। उनका मकसद था कि वकीलों को हैरेसमेंट से बचाया जाए। और सरकार का क्या स्टैंड था इस पर? क्या वो इस तरह की कमेटी बनाने पे राजी थे? नहीं, सरकार यानी राज्य का पक्ष इससे अलग था। उनका कहना था कि ये पूरा मामला ऑलरेडी कानून यानी BSIA से तय होता है, कानून में अपवाद दिए गए हैं। उन्होंने जोर दिया कि ये विशेषाधिकार उन वकीलों की रक्षा के लिए नहीं है जो खुद किसी गैर कानूनी काम में शामिल हैं। अगर वकील अपराधी है तो उसे कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार इस बात पर सहमत थी कि हाँ, अगर वकील ने सिर्फ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाई है, सिर्फ कानूनी सलाह दी है, तो उसे समन नहीं करना चाहिए। तो फिर विरोध किस बात पर था? विरोध था बार एसोसिएशन के उस कमेटी वाले सुझाव पर। सरकार ने उसका पुरजोर विरोध किया। उनका तर्क था कि ये संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने बराबरी। हाँ, बिल्कुल। सरकार का कहना था कि वकीलों के लिए एक अलग स्पेशल प्रोसीजर क्यों बनाया जाए, ये तो बाकी नागरिकों के साथ भेदभाव होगा। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो या कोई आम आदमी। आप वकीलों के लिए एक अलग क्लास नहीं बना सकते। अच्छा, तो ये थे दोनों पक्षों के मुख्य तर्क। अब सबसे जरूरी बात, इन सब दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या कहा, क्या दिशा निर्देश दिए, कोर्ट ने ये संतुलन कैसे साधा? कोर्ट ने देखिए बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई। उन्होंने एक तरफ तो वकील क्लाइंट के बीच की गोपनीयता की अहमियत को माना, उसे प्रोटेक्ट किया, और दूसरी तरफ जांच की जो जरूरतें हैं उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि कोर्ट ने बार एसोसिएशन का वो जो सुझाव था ना कि नई जांच की परत जोड़ी जाए, कमेटी बनाई जाए, हाँ, उसको कोर्ट ने साफ मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, जो मौजूदा कानूनी ढांचा है वही काफी है। अच्छा, तो कोई नई कमेटी नहीं बनेगी? नहीं। कोर्ट ने जो पहला सवाल था कि क्या वकीलों को उनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करने के लिए समन भेजा जा सकता है, उसका जवाब एक बहुत ही जोरदार नहीं में दिया। एम्फैटिक नो। एम्फैटिक नो। हाँ, मतलब बिल्कुल साफ कि अगर वकील सिर्फ अपना काम कर रहा है, क्लाइंट को सलाह दे रहा है, तो उसे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। पीरियड। कोर्ट ने कहा कि BSIA के तहत जो ये प्रिविलेज है, इसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि ये पक्का हो सके कि न्याय प्रशासन के काम में लगे लोगों को सिर्फ इसलिए परेशान या धमकाया ना जाए क्योंकि वो किसी ऐसे आदमी का केस लड़ रहे हैं जिस पर क्रिमिनल चार्ज हैं। ये तो फेयरनेस के लिए जरूरी है। बिल्कुल, पूरी न्याय व्यवस्था के भरोसे के लिए जरूरी है। लेकिन वो जो अपवाद थे जिनका जिक्र आपने किया था, जैसे अगर बातचीत किसी गैर कानूनी काम के लिए हुई हो, तब तो समन जा सकता है। हाँ, बिल्कुल जा सकता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया, अपवाद अपनी जगह है। लेकिन अब अगर किसी जांच अधिकारी को लगता है कि मामला उन अपवादों में आता है, मान लीजिए उन्हें लगता है कि वकील और क्लाइंट के बीच बातचीत किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए हुई थी, तो अब समन जारी करने के लिए कड़ी शर्तें लगा दी गई हैं। अच्छा, क्या शर्तें हैं? दो मुख्य शर्तें हैं। पहली, समन में अब यह साफ साफ लिखना होगा कि वो कौन से खास तथ्य हैं, स्पेसिफिक फैक्ट्स, जिनके आधार पर अधिकारी को लग रहा है कि यह मामला अपवाद के दायरे में है। हवा में बात नहीं चलेगी, सबूत या तथ्य बताने होंगे। स्पेसिफिक फैक्ट्स। हाँ, और दूसरी शर्त जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई भी समन जारी करने से पहले पुलिस अधीक्षक या उससे ऊंचे रैंक के किसी सीनियर ऑफिसर से लिखित में मंजूरी लेनी होगी। ओके, तो एक सीनियर ऑफिसर का अप्रूवल जरूरी है। जी, ये एक तरह का चेक और बैलेंस लगाया गया है ताकि पावर का मिसयूज ना हो। कोर्ट ने यह भी माना कि अगर आप वकील और क्लाइंट के बीच की गोपनीयता को हल्के में लेंगे, उसे आसानी से तोड़ेंगे, तो इससे वकीलों के आर्टिकल 19(1) का G और आर्टिकल 21 वाले मौलिक अधिकार कमजोर होते हैं। और एक और दिलचस्प बात कोर्ट ने कही, उन्होंने BSA की धारा 132 को संविधान के आर्टिकल 23 से जोड़ा। आर्टिकल 23? जी, ये तो वो है ना जो किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने से बचाता है? बिल्कुल, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन। कोर्ट ने कहा कि ये जो वकील क्लाइंट प्रिविलेज है, ये एक तरह से उसी संवैधानिक सुरक्षा का रिफ्लेक्शन है। तो मतलब कोर्ट ने कोई नई गाइडलाइंस नहीं बनाई, बल्कि मौजूदा कानून को ही और सख्ती से और कुछ सेफगार्ड्स के साथ लागू करने पर जोर दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही किया है। कोर्ट ने साफ कहा कि हमें नई गाइडलाइंस बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती। उनका मानना था कि मौजूदा कानूनों में ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। कोर्ट ने खास तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 528 का जिक्र किया। BNSS धारा 528, ये क्या है? ये धारा किसी भी व्यक्ति को
और इसमें वकील भी शामिल हैं, ये अधिकार देती है कि अगर उसे कोई समन मिलता है और उसे लगता है कि वो गलत है, गैरकानूनी है या बेवजह है, तो वो उसे अदालत में चुनौती दे सकता है। अच्छा, तो चैलेंज करने का रास्ता पहले से है। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जुडिशियल ओवरसाइट का रास्ता पहले से मौजूद है और अगर जांच एजेंसियां अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती हैं तो हमारा संविधान खुद नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा देता है। इसलिए किसी नई कमेटी या स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें तो उन वकीलों पर लागू होती हैं जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक और कैटेगरी होती है वकीलों की जो किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, उनके पेरोल पर होते हैं, जिन्हें इन हाउस लॉयर या इन हाउस काउंसिल कहते हैं। क्या ये प्रिविलेज और ये सारे नियम उन पर भी वैसे ही लागू होते हैं? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और थैंक यू आपने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी क्लैरिटी दी है अपने फैसले में। कोर्ट ने कहा कि जो इन हाउस लीगल एडवाइजर होते हैं, मतलब वो वकील जो किसी कंपनी के सैलरीड एम्प्लॉय हैं, उन्हें बीएसए की धारा 132 वाला पूर्ण विशेषाधिकार एब्सोल्यूट प्रिविलेज नहीं मिलता है। अच्छा, उन्हें नहीं मिलता? क्यों? इसका कारण कोर्ट ने यह बताया कि वो तकनीकी रूप से एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत एडवोकेट की परिभाषा से बाहर माने जाते हैं। उस परिभाषा के लिए प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस यानी पेशेवर स्वतंत्रता एक जरूरी शर्त है और माना जाता है कि जो वकील कंपनी का कर्मचारी है उसकी वो स्वतंत्रता नहीं होती जो एक बाहर के इंडिपेंडेंट वकील की होती है। वो कंपनी के प्रति भी लॉयल होता है। समझ गया। तो क्या उनकी बातचीत बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उन्हें बीएसए की धारा 132 के तहत सीमित सुरक्षा यानी लिमिटेड प्रोटेक्शन जरूर मिलती है। लिमिटेड प्रोटेक्शन मतलब पूरी तरह नहीं, पर कुछ हद तक। हाँ, शायद इसका मतलब यह है कि उनकी कम्युनिकेशन पूरी तरह ओपन नहीं है, लेकिन उस पर शायद वैसी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं है जैसी इंडिपेंडेंट वकील और क्लाइंट के बीच होती है। ये एक बारीक अंतर है, लेकिन महत्वपूर्ण है। हो सकता है आगे चलकर इस पर और क्लैरिटी आए कि ये लिमिटेड प्रोटेक्शन कितना लिमिटेड है। ये जानना वाकई जरूरी था, खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, खासकर हमारे सुनने वालों के लिए और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए की टेकअवेज क्या हैं? जी बिल्कुल। संक्षेप में जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो ये हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है वकीलों को उनके क्लाइंट्स के साथ प्रोफेशनल बातचीत के लिए सम्मन नहीं किया जा सकता। ये एक एम्फैटिक नो है। ठीक है। दूसरा, ये जो वकील क्लाइंट प्रिविलेज है बीएसए धारा 132, ये मूलतः क्लाइंट के अधिकार रक्षा के लिए है, वकील को बचाने के लिए नहीं, माने क्लाइंट के कार्यकारी प्रतिनिधित्व के अधिकार के लिए, मुवक्किल के लिए है। हाँ। तीसरा, अगर प्रिविलेज के अपवादों के तहत सम्मन भेजना ही है, जैसे अवैध उद्देश्य के लिए बातचीत हुई हो, तो अब प्रक्रिया बहुत सख्त है। सम्मन में खास फैक्ट्स लिखने होंगे और एसपी या उससे सीनियर ऑफिसर की लिखित मंजूरी लेनी होगी। सेफगार्ड्स। बिल्कुल। चौथा, कोर्ट ने माना है कि सम्मन को चैलेंज करने के लिए मौजूदा कानूनी रास्ते जैसे बीएनएसएस धारा 528 के तहत कोर्ट जाना काफी हैं। कोई नई कमेटी या गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। और पांचवां, इन हाउस वकीलों को इंडिपेंडेंट वकीलों जैसा पूर्ण विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें सीमित सुरक्षा जरूर है। बहुत अच्छे से आपने समराइज किया। ये वाकई एक लैंडमार्क जजमेंट लगता है जिसका असर लीगल प्रोफेशन और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन पर काफी गहरा होगा। ये एक तरह से जांच की शक्तियों और व्यक्ति के अधिकारों के बीच, खासकर निष्पक्ष बचाव के अधिकार के बीच एक नया संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी संतुलन है। ये फैसला वकीलों को एक तरह का भरोसा देगा कि वो बिना किसी डर या दबाव के अपने क्लाइंट्स को सही और निष्पक्ष सलाह दे सकें। और ये किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी और फेयर जस्टिस सिस्टम के लिए आप कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो नया संतुलन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, इसका असर उन कॉम्प्लेक्स केसेस पर जैसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड या फाइनेंशियल स्कैम्स की जांच पर कैसे पड़ सकता है, जहां अक्सर लीगल एडवाइस ही जांच के सेंटर में होती है? क्या इस फैसले से ऐसी जांचें थोड़ी धीमी या ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक वैलिड कंसर्न है जिस पर आगे बहस हो सकती है।
हमें उम्मीद है कि यूपीएससी उम्मीदवारों और कानून में रुचि रखने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले और इसके इम्प्लीकेशंस की एक साफ और गहरी समझ मिली होगी। इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई और सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहराई से चर्चा चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।